हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो इसरो ने वर्ष 2024 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका? भारत के पहले और दुनिया के दूसरे एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताएं। भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इसरो कितने सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये भी जानकारी लेंगे। और ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़े जो स्टील उत्पादक देश हैं उसमें भारत का स्थान क्या है। नौसेना ने किसकी राजमुद्रा से प्रेरित होकर नए एडमिरल्स एपॉलेट्स उसका अनावरण किया। डेनमार्क की महारानी का नाम क्या है जिन्होंने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया है। और भी कई टॉपिक है, कई क्वेश्चन है, उस सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और एक रिमाइंडर आपको लगाऊं कि 2023 का यानी पिछले साल का टोटल मैराथन वीडियो अवेलेबल है। करंट अफेयर्स का एक ही वीडियो में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। करीब 7 घंटे के आसपास का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए ज़रूर, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और PDF भी मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताएं जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा, न्यूट्रॉन तारों की। आंसर का इसका एक्सपोसैट। क्या है? एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि वर्ष 2024 में इसरो ने पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया है, तो नाम उसका भी आंसर होगा एक्सपोसैट। ठीक है। तो इसरो ने ये लॉन्च किया है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। 2024 का पहला ये सैटेलाइट है और PSLV जो रॉकेट है ना, उससे लॉन्च किया गया है 1 जनवरी की सुबह 9:10 पर। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ओके। तो ये लॉन्च हो गया 6.5 किलोमीटर जो पृथ्वी की सतह से ऊपर यानी ऑर्बिट में 650 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया है। और इसमें 2 पेलोड हैं। ठीक है। ये तो है सैटेलाइट जो कि इस तरह से आगे अब वहाँ घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। और इसमें 2 तरह के पेलोड हैं, एक पोलिक्स है और दूसरा एक्सपेक्ट है। ठीक है। तो 2 हैं और ये दोनों क्या क्या काम करेंगे? एक्सरे एनर्जी की रेंज की स्टडी करेगा और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जो तारे हैं ना, उनकी मुख्य तौर पर ये रिसर्च करेगा, पूरा देखेगा। क्योंकि इसके बारे में इससे पहले अगर बात करेंगे तो नासा ने ही अपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसके बाद अभी तक किसी ने नहीं किया था, इसरो ने किया है इस बार। अब सवाल होता है कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। चूँकि देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब साइंस से रिलेटेड ऐसा ही आएगा, न्यूट्रॉन तारे के बारे में सवाल आ जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इस बार और उस सैटेलाइट का नाम क्या है? उस सैटेलाइट का नाम है एक्सपोसैट। ठीक है। तो एक्सपोसैट जो है ना, वो क्या क्या रिसर्च करेगा, इससे मिलता जुलता करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में आएगा। जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स क्या है, तारे क्या है, न्यूट्रॉन तारे क्या है। देखिए ब्रह्मांड में ब्लैक होल के बाद सबसे घनी वस्तुओं में से ये एक होता है, न्यूट्रॉन स्टार। ये तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं, इसलिए आकार तो बहुत छोटा होता है लेकिन द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन तारे कैसे बनते हैं? देखिए जब कोई तारा या मान लीजिए सूरज ही है, कोई किसी भी चीज़ का इस ब्रह्मांड में उसकी एक लाइफ है। ठीक है। लाइफ के बाद मतलब किसी का शुरुआत होता है, उसका अंत भी होना है। तो तारों का भी अंत होना है, एक दिन सूरज को भी मर जाना है। ओके। तो जो तारे हैं ना, वो उसका जो ईंधन होता है अंदर का, जब वो ख़त्म हो जाता है और वो ढह जाता है तो तारा का कोर भी ढह जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ निचोड़ कर वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है ना स्टार होता है, वो घना कोर डेंस होता है बहुत ज़्यादा, जो विशाल तारे के सुपरनोवा हो जाने के और विस्फोट के बाद जो छूट जाता है। स्टार क्या होता है? जैसे सन है, जब उसकी लाइफ ख़त्म होगी तो वो विस्फोट होगा और बहुत कुछ ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और फिर उसके बाद जो पीछे छूट जाएगा, एक जो न्यूट्रॉन का एक कोर होगा एक। ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है और केवल 15 से 30 किलोमीटर
चौड़े होने की वजह से इसका वजन हमारे सूर्य से 3 गुना तक हो सकता है। इतना न्यूट्रॉन स्टार का एक चम्मच जो पदार्थ होगा ना, उसका वजन पृथ्वी पर 4 अरब टन होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार भी कई तरह के होते हैं। एक मैग्नेटर होता है जो इस तरह का देख रहे हैं आप, और ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला न्यूट्रॉन स्टार होता है जो सामान्य न्यूट्रॉन तारे से लगभग 1000 गुना अधिक मजबूत होता है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1 खरब गुना अधिक मजबूत होता है, और वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 30 ही मैग्नेटर न्यूट्रॉन तारे ढूंढे हैं। दूसरा होता है पल्सर, जो देख रहे हैं इस तरीके का। लगभग 3000 ढूंढे गए हैं अब तक न्यूट्रॉन तारे ऐसे जो पल्सर है, और वो अपने चुंबकीय ध्रुवों से रेडिएशन की 2 ऊर्जा भेजता है, इस तरीके से उत्सर्जित करता है। और तीसरा होता है मैग्नेटर प्लस पल्सर, और वैज्ञानिकों को ऐसे सिर्फ 6 तारे मिले हैं जिसमें पल्सर भी होता है, मैग्नेटर भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। ओके, तो इससे पहले नासा ने ही इस तरह के डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी जो ऊर्जा है, उसका एक्सरे को डिटेक्ट करने के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। ठीक है, 2021 में, और पृथ्वी के 540 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था। और अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जाना, महत्वपूर्ण चीज़। इसका PDF भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन होगा, भारत भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है? यानी जियो इंटेलिजेंस डिटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट अगले 5 साल में कितने? आंसर का 50 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है इसरो के द्वारा। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं थे हिंदू में। इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग इन 5 ईयर्स। इसरो चीफ ने ये जानकारी दी है अभी हाल ही में। ये सैटेलाइट क्या करेंगे? तो ये सैटेलाइट सैनिकों की आवाजाही को ट्रैक करेंगे, हजारों किलोमीटर क्षेत्र के तस्वीरें इकट्ठा करेंगे, और ये चूँकि 50 होंगे तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट में ये सैटेलाइट तैनात रहेंगे। इसरो चीफ ने और क्या कहा है? कहा कि हमने पहले ही मतलब 50 सैटेलाइट को कॉन्फ़िगर कर लिया है, और अगले 5 साल में ये स्पेशल जियो इंटेलिजेंस क्षमता वाला, उसको सपोर्ट करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे भारत पर जो भी खतरे हैं ना, उसको कम करने में मदद मिलेगी बहुत बेहतरीन तरीके से। एक और बात कही है इसरो चीफ ने एस सोमनाथ में कि अगले 2 साल में G20 का सैटेलाइट वो लॉन्च कर दिया जाएगा, और उस पर रिसर्च का काम शुरू हो चुका है। G20 के जो तमाम देश हैं उन सब ने पिछले G20 के समिट में ही, जो 2023 में हुआ है, उसमें ये फैसला किया था, और अब ये लगभग काम इस पर शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम बात करें इसरो की। इसरो ने कई सारी प्लानिंग की है गवर्नमेंट के कहने पर। तो इसरो के चीफ तो एस सोमनाथ हैं, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप प्लान आपके बहुत काम आएगा। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी का मौका मिलता है। आपको PDF मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, पिछले साल के भी, 2022 के भी, 2023 के भी, और अब 2024 का पूरा करंट अफेयर्स इसी मेंबरशिप के ज़रिए आपको मिलेगा। PDF कई तरह के होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, और वो भी कई तरह के अलग अलग तरह के, जैसे 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ विद नोट्स होता है, और जो मैं बताया मैंने उसका वीडियो लिंक भी होता है, ताकि आप किसी चीज़ को विजुअली समझना चाहते हैं तो क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ भी होता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली और मंथली। पिछले भी आप टेस्ट दे पाएंगे, और तमाम एग्जामिनेशंस के, इतने एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए, और बहुत ही मामूली सा इसका प्राइस रखा गया। हेल्पलाइन नंबर भी है, आप कांटेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र सरकार व असम सरकार के बीच में शांति समझौता हुआ है? आंसर होगा उल्फा। उल्फा का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, तो ये इस तरीके से तमाम जो उसके उग्रवाद से रिलेटेड जो लोग हैं उन सब ने आत्मसमर्पण भी किया है। और ये जो समझौता हुआ है ये 29 दिसंबर को हुआ है। हालांकि इसके बाद अब इसके बारे में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है और ये देख रहे हैं। एक बार ऐसा ही कुछ समझौता हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि किसके मौजूदगी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उनकी मौजूदगी में ये उल्फा के साथ शांति समझौता हुआ है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी मौजूद हैं। और अगर सवाल हो कि उल्फा के किस गुट के साथ ये समझौता हुआ है तो अरविंद राजखोवा गुट है। ठीक है, अरविंद राजखोवा गुट, उसके साथ ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ। त्रिपक्षीय का मतलब हुआ 3 पक्ष हैं, एक केंद्र सरकार है, एक असम की सरकार है और तीसरा है उल्फा। ठीक है, तो इसमें यही है कि हिंसा छोड़ रहे हैं वो लोग और मुख्य धारा में ये शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, और हस्ताक्षर जो किसने किया उल्फा की ओर से, तो अनूप चेतिया जो शांति की पहल कर रहे थे उल्फा के, तो उन्होंने ये किया है। ओके, इस गुट ने 2011 के बाद से हथियार नहीं उठाए हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है। और ये संगठन कई दशकों से असम में और उसके आसपास के में हिंसा करता रहा है और 10,000 से ज़्यादा लोगों की इस उग्रवाद की वजह से मौत हो चुकी है। ठीक, एक बार मैप के ज़रिए भी इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा प्यारा भारत अपना, और इसी में यहाँ इस तरफ का देख रहे हैं आप हिस्सा कलरफुल, वो है नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स हैं ये सब उसको कहते हैं, और रेड कलर में ये है असम। ठीक है, तो यहीं पर ये संगठन है उल्फा और इसका गठन हुआ था 1979 में। और गठन के साथ ही ये संगठन अपना एक संप्रभु असम बनाने की मांग कर रहा था, मतलब अलग ही एक देश जैसा। तो केंद्र सरकार ने इस पर 1990 में प्रतिबंध लगा दिया था। 2010 में उल्फा 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जो था वो बातचीत करना चाहता था और उसका नेतृत्व अरविंद राजखोवा कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व बरुआ ने किया है। ठीक है, तो अरविंद राजखोवा उसी गुट के साथ सरकार के साथ अभी जो है ना शांति समझौते पर साइन हुआ है। पिछले 12 वर्षों से ये शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी अरविंदो राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट से, और 12 वर्षों से ये बिना शर्त बातचीत चल रही थी और अब ये हुआ है कि समझौता आखिरकार पूरा हुआ है। तो असम में पूरी तरह शांति की कोशिश में एक नया मुकाम हासिल किया गया है। ठीक है, कई मुद्दे हैं। एक तो यह है कि सशस्त्र आंदोलन, यानी जो हथियारों से लेकर जो आंदोलन है वो रास्ता छोड़ दिया और भारत सरकार ने कहा है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि मुख्य धारा में आप लोग रहें और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी असम की सरकार, ये कहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार भी उसमें मदद करेगी। सांस्कृतिक विरासत असम के लोगों की वो बरकरार रहेगी। राज्य के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के साधन मौजूद कराए जाएंगे। ठीक है, और आसपा जो इनकी बड़ी डिमांड थी वो कई जगहों से वो हटा दिया गया है। तो यहाँ बात असम की हो रही है, असम से रिलेटेड ही है उल्फा। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। वहाँ के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, और चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में भारत का स्थान क्या है? आंसर होगा दूसरा। भारत का स्थान सेकंड हो गया है ग्लोबल स्तर पर बड़े स्टील उत्पादक देशों में। पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान हो गया है भारत का। और न्यूज़ देख रहे हैं, डीडी न्यूज़ ने ये जानकारी दी है गवर्नमेंट के सोर्सेज के हवाले से। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इस्पात के मामले में इस्पात के यानी स्टील उत्पादन में काफ़ी तेज़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
ठीक है। उत्पादन की अगर बात करेंगे हम तो देखिए चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में यानी अप्रैल से नवंबर के बीच में इस्पात क्षेत्र में उत्पादन 89.711 मिलियन टन था। और अगर हम बात करेंगे इसी अवधि में 8 महीने में 2022 में तो वो ये स्थिति थी 78.498 मिलियन टन। मतलब हम बढ़ोतरी अच्छी खासी ये देख रहे हैं। यहाँ तक कि कच्चा स्टील का जो उत्पादन है ना उसमें भी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 8 महीने में ये 94.114 मिलियन टन। तो सरकार ने PIB के जरिए यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए ये बताया है कि नंबर 1 है चाइना, सेकंड पे है भारत, तीसरे पे जापान, थर्ड पे USA और फिफ्थ पे है रशिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राज मुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपॉलेट्स का अनावरण किया? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। एडमिरल्स एपॉलेट्स किसको कहते हैं? एक बार मैं फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये इसे जो वर्दी होती है ना, वर्दी के ऊपर जो यहाँ लगाए जाते हैं जहाँ स्टार भी होते हैं तो उसी को एपॉलेट्स कहते हैं। 3 तरह के हैं मुख्य तौर पे। ये रेड तो अलग हो गया, उसी से रिलेटेड हो गया। एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये और ये तीसरा ये। तो अलग अलग जो पद पर है ना, एक 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये और 4 स्टार है। तो कैसा है ये एपॉलेट्स जो आप देख रहे हैं? सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन नेवी का जो चिन्ह है वो है, उसके नीचे अष्टकोणीय एक है और वहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। फिर नीचे हम देख रहे हैं तलवार और फिर स्टार्स हैं। कई तरह के एडमिरल होते हैं। रियर एडमिरल होते हैं जो 2 स्टार वाले होते हैं, वाइस एडमिरल होते हैं जो 3 स्टार और एडमिरल होते हैं जो 4 स्टार। एडमिरल यानी नेवी का चीफ। ठीक है, तो ये इस तरह का वो लगाएंगे अपनी वर्दी के ऊपर इस तरफ और यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा हाँ, अभी कौन है नेवी चीफ? एडमिरल R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्रिकेट के? आंसर होगा A और B दोनों, यानी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डेविड वार्नर ने 1 जनवरी को इसका ऐलान किया है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का उन्होंने ऐलान पहले कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 3 जनवरी को एक टेस्ट मैच होने वाला है, उसके बाद वो पूरी तरह से अलविदा कह देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 जनवरी को। यह दिवस वर्ष 2019 से हर साल मनाया जा रहा है। उद्देश्य यही है जो नेत्रहीन लोग हैं और वो ब्रेल से ही पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेल से ही वो रीड कर पाते हैं, तो उसके महत्व को जानना, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। वो एक लिपि है, स्क्रिप्ट कहिए उसको, और उसको नेत्रहीन और दृष्टिबाधित जो लोग हैं वो लिखने, पढ़ने और समझने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेनमार्क की महारानी का नाम बताएं जिन्होंने 52 साल तक यानी 52 ईयर तक राज किया, उसका दब गद्दी छोड़ने का ऐलान किया, राजगद्दी। आंसर होगा महारानी मार्गरेट द्वितीय। ये रहा फोटोग्राफ इनका। 52 ईयर तक उन्होंने शासन किया है और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 14 जनवरी 2024 को वो इस पद को त्याग देंगी और उनकी जगह उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं क्राउन प्रिंस फेडरिक, वो जगह लेंगे। ठीक है, 31 दिसंबर को टीवी पर लाइव आकर उन्होंने इसका ऐलान किया। मार्गरेट सेकंड जो है वो कब राजगद्दी पर बैठी थी, क्वीन कब बनी थी? 1972 में क्वीन बनी थी। तो एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं कि डेनमार्क है कहाँ पर और उसके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। मैप के जरिए ये रहा प्यारा भारत अपना, और अब चलते हैं यूरोप में। यूरोपीय देश है ये डेनमार्क, तो यहाँ यूरोप है पूरा, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हल्का डार्क कलर या रेड कलर आपको दिख रहा होगा, वो है डेनमार्क। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ जर्मनी है, ये स्वीडन है, इधर ये नॉर्वे, ये नॉर्थ सी है इधर। इसकी राजधानी क्या है? डेनमार्क की कोपेनहेगन। मुद्रा है डेनिश क्रोन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिकसेन। ठीक है,
जो वहाँ क्वीन है या किंग, जो भी सम्राट होता है, वो बस उसकी हैसियत जो है ना, वो जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं इतने ही होता है। सारी सत्ता जो है संसद और वहाँ के प्रधानमंत्री के पास होती है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सेन। आबादी लगभग यहाँ की डेनमार्क की 59 लाख के आसपास है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।